हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? देखिए गाइस, आज विश्वास सीरीज का पार्ट 22 है और ऑलमोस्ट आपका सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपका काम बचता है, तो वो काम बचता है आपका रिवीजन का। अब रिवीजन की अगर बात करें, तो रिवीजन में हमें अब आपको एक रिवीजन वीडियो तैयार करनी है, जो मैराथन होगी। मैराथन क्लास जल्दी ही आपके सामने होगी, जिससे आपका जितना भी पढ़ा है वो सब रिवाइज हो जाए। हमने कोशिश यहाँ पर की है कि सभी टॉपिक कवर हो जाए, ताकि आपका एग्जाम, आपका एस्टेट पास हो जाए। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आपको जल्दी ही मैराथन क्लास भी अवेलेबल कराएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इसके बाद जो वैकेंसी नई भी आएंगी, और भी आ रही है, जैसे यूपी की वैकेंसी आ रही है, उनकी फ्री क्लासेज आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। आपको पीडीएफ मिलेंगी आपके नोट्स के लिए, और फ्री आपके जो होंगे प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिलेंगे आपको। और आपका वीकली टेस्ट भी इसी चैनल पर आपका हुआ करेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, लेनदारों का भुगतान का परिणाम होता है। अगर लेनदारों का भुगतान करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा? व्हाट इज रिजल्ट टू वॉच is result. What is real to payment to creditors? तो क्रेडिटर्स को अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या इंक्रीज हो जाएगी टोटल एसेट, डिक्रीज हो जाएगी टोटल एसेट, इंक्रीज हो जाएगी टोटल लायबिलिटी, या डिक्रीज हो जाएगी टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट? देखिए, आपकी बैलेंस शीट में से आपने उनका भुगतान कर दिया, पैसा दे दिया उनको, इसका मतलब कैश कम हो जाएगा। और कैश क्या होती है आपकी? कैश होती है करंट एसेट। इसका मतलब आपकी जो एसेट है वो आपकी कम हो जाएगी। एसेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और साथ में आपकी उधर लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो क्रेडिटर थे, जो आपके ऊपर बिजनेस के ऊपर तगादा था, वो भी खत्म हो गया। तो लायबिलिटी भी कम होगी और आपका एसेट भी कम हो जाएगी, दोनों कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन द टोटल लायबिलिटी एंड टोटल एसेट। जो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट है उसमें कमी आ जाती है, उसको डिक्रीज हो जाती है। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, contingent liability so in the balance sheet arise due to accounting conventions। आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने या लिखने का क्या कारण है? कौन सी लेखांकन परंपरा है जो मजबूर करती है कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को भी दिखाना है, और ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाती है। पहली बात तो ये है बैलेंस शीट के बाहर दिखाई जाती है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो कौन सी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती क्या है, ये सुन लीजिए। कंटीजेंट लायबिलिटी है क्या? देखिए, ये ऐसी लायबिलिटी होती है जिसका होना या न होना, होना या ना होना, होना या ना होना, ये डिपेंड करता है किसी इंसिडेंट पर, किसी घटना के घटित हो जाने पर, किसी घटना के घटित हो जाने पर। अगर कोई घटना घटित हो जाती है तब यह लायबिलिटी होती है। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होती। अब ये कैसी होगी? मान लेते हैं किसी कस्टमर ने हमारे बिजनेस पर केस कर दिया। अब कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये नहीं पता हम केस हारेंगे या केस जीतेंगे। अगर कोर्ट में केस हम हार गए, तो ये भी नहीं पता कि जो हम पे पेनल्टी लगेगी, जो जुर्माना लगेगा, वो कितना होगा। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है, ना तो इसका अमाउंट का पता कितना है, और ना ही इसके होने या होने का पता कि ये होगी भी या नहीं होगी, ये भी नहीं पता। ये डिपेंड करता है इंसिडेंट पर। अगर कोर्ट में हम हार जाते हैं तो होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक परंपरा है, तो वो दिखाती है सुसंगति, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण, या नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सी, डिस्क्लोजर, प्रकटीकरण की अवधारणा। ये कहती है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी
इंपॉर्टेंट जितनी भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है उनको आप दिखाकर जरूर चलिए। आप उनको अकाउंट में जरूर शो कीजिए। आप अपनी अकाउंटिंग में उनको जरूर दिखाइए। तो आप इसलिए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को दिखाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर ऐसा कहती है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए तो प्रोविजन कीजिए, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत कीजिए। कंसिस्टेंसी कहती है कि यदि आप एक मेथड को इस साल यूज करते हैं तो हमेशा वही मेथड यूज करना है, आपको चेंज नहीं करना है। तो सही आंसर क्या था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशंस कंजर्वेटिज्म द स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू पर, कॉस्ट वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू जो भी कम हो, या मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू में जो भी ज्यादा हो। तो सही आंसर होगा इसका जो भी कम हो, क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन कीजिए, बट प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत कीजिए। तो सी भी, मार्केट वैल्यू या प्राइस जो भी कम हो, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस में जो भी कम हो, उसी पर आपको दिखाना है, अपना स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा लेखा किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। क्वांटिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, व्यापार के गुण को नियंत्रण, क्या क्वालिटी को इसमें रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि क्वालिटी को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कमीशन पेबल टू द सेल्समैन, जो सेल्समैन को कमीशन दिया गया है, तो पैसों में दिया गया है सेल्समैन को, तो इसको तो रिकॉर्ड करेंगे। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बजटरी जो नियंत्रण प्रणाली को लागू करने से प्राप्त अतिरिक्त लाभ, हमें जो लाभ हुआ है वो क्यों लाभ प्राप्त हुआ है? वो लाभ इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि क्योंकि हमने कौन सी प्रणाली यूज की है? हमने प्रणाली यूज की है कौन सी? अतिरिक्त लाभ वाली। तो अतिरिक्त लाभ वाली हमने प्रणाली यूज की है। और पहला क्या था? क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, व्यापार में गुण नियंत्रण। मुद्रा में फॉलोइंग इज द बुक ऑफ अकाउंट, मुद्रा का लेखा किया जाएगा। तो किसका किया जाएगा? पहले का नहीं किया जाएगा, मनी में नहीं माप सकते। एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है, इस कारण को भी हम नहीं लिख सकते, कारण नहीं लिखा जाता क्योंकि कारण को हम पैसे में नहीं बता सकते। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका बी, कमीशन पेबल टू द सेल्समैन। सेल्समैन को कितने का कमीशन देना है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है? वेयर इज इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन सो इन द डाउटफुल डबल अकाउंटिंग सिस्टम, रेवेन्यू अकाउंट में, नेट रेवेन्यू अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, या कैश अकाउंट में, कहां पर दिखाया जाता है? बताइए जल्दी। तो ये दिखाया जाता है आपका कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश अकाउंट में कहां से पैसा आया, कहां गया, सब कुछ लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट में इसको हम शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। समटाइम ट्रू इन द अकाउंटिंग, ये लेखांकन में कभी कभी सत्य होता है। समटाइम फॉल्स इन द अकाउंटिंग, या कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है। या ऑलवेज ट्रू इन द अकाउंटिंग, या लेखांकन में हमेशा सत्य होता है। या ट्रू अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, किसी विशेष परिस्थिति में सत्य होता है। तो आंसर सही होगा सी, ये हमेशा ट्रू होता है। हमेशा जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें हमेशा ऐसा ही होता है कि ये हमेशा बराबर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो आंसर सही क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल अकाउंट सिस्टम इज एप्लीकेबल टू, दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्री के लिए, पब्लिक इंडस्ट्री के लिए, या पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न के लिए। तो ये मतलब उपभोक्ता उद्यानिकरण के लिए, रसायन उद्योग के लिए, सार्वजनिक उपक्रम के लिए, या सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए।
तो ये जो उपयुक्त होती है दोहरा खाता प्रणाली, वो होती है आपकी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न, सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहतिया खाता है एक स्टॉक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या स्टेटमेंट। एक केवल विवरण होता है, अकाउंट नहीं होता। देखिए पर्सनल में मैंने पहले भी बताया था आपको, पर्सनल आपके पर्सन होते हैं, इसमें नेचुरल पर्सन हो सकता है या आपका आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकता है। और ये जो होते हैं नॉमिनल में आपके आते हैं एक्सपेंडिचर और जितनी भी इनकम्स होती हैं या गेन होते हैं वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। रियल में जितनी भी आपकी एसेट होती हैं वो दिखाई जाती हैं। और स्टेटमेंट जो अकाउंट नहीं होता वो होते हैं, स्टेटमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। तो यहाँ पर रहतिया पूछा है, तो रहतिया स्टॉक आपका क्या है? एसेट होती है। और एसेट कहाँ दिखाते हैं? रियल अकाउंट में। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रायल बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। शेष परीक्षण पत्र यह ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए ट्रायल बैलेंस देखा जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या कहते हैं? शेष परीक्षण को। तो शेष परीक्षण से परेशान मत होना। शेष परीक्षण मतलब तलपट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तलपट का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि इसमें क्या शेष, शेष मतलब बैलेंस, तो बैलेंस को परीक्षण किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभाने के लिए इसलिए इसको तैयार किया जाता है, प्रॉफिट लॉस देखने के लिए, या कैश ट्रांजैक्शन के लेन देन के लिए किया जाता है इसको तैयार, या क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए तैयार किया जाता है, या अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या लेन देन में जो अंक गणितीय शुद्धता को जांच करने के लिए किया जाता है। तो सही आपका डी। ये देखने के लिए कि जो आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी अंकगणितीय शुद्धता क्या है, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसलिए तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना लेखांकन की किस अवधारणा में आता है? तो ये आता है कंजर्वेटिज्म में। कंजर्वेटिज्म कहता है कि जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए प्रोविजन कीजिए, बट प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत कीजिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? रूढ़िवादी था। डिस्क्लोजर कहता है कि अकाउंट से जितने भी रिलेटेड चीजें उनको दिखा के चलिए। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता। और कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट, ये निरंतर यानी बिजनेस हमेशा इसी ऑपरेशन पर चलता रहेगा। तो सही ऑप्शन क्या था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। आपको आंसर जो देना है, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और साथ में एक स्टेटमेंट और एक दिया जाएगा आपको रीजन। आर होगा रीजन और ए होगा स्टेटमेंट। और आपको आंसर किस तरह से देना है? अगर आपके दोनों ही ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर ए के बारे में सही बता रहा है और दोनों ही सही हैं, तो आपको ऑप्शन ए होगा। और यदि बोथ ए एंड आर है तो दोनों ही सही, लेकिन आर ए के बारे में सही नहीं बता रहा, ए के बारे में आर सही नहीं बता रहा, तो आपको ऑप्शन होगा बी। और यदि और यदि आपका ए तो करेक्ट है बट आर करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी। और यदि आपका ए तो रॉन्ग है बट आर करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा डी। तो आपको सही से आंसर देना है। देखते हैं पहला क्या कहता है। देखिए इसने कहा है कथन ए, जो बैलेंस शीट होती है डज नॉट रिवेल द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। तुलन पत्र किसी व्यवसाय की मालियत प्रकट नहीं करता। ये बात गलत कह रहा है। ये कह रहा मालियत का मतलब है ओनरशिप, मतलब ओनरशिप का मतलब है एसेट और लाइबिलिटी नहीं बताती बैलेंस शीट, बताती है। तो ये बात गलत है, तो ए गलत हो गया। अब देखते हैं आपका दूसरा। दूसरा क्या है? रीजन परिसंपत्तियां मात्र परिशोधनीय शोधित लगते हैं। एसेट आर द मरली सो इन अनरिफाइंड, ये जो दिखाई जाती है अनरिफाइंड दिखाई जाती है। अनरिफाइंड मतलब ये जो दिखाई जाती हैं बैलेंस शीट में जो दिखाई जाती हैं, ये बिना डेप्रिसिएशन के लगाए भी दिखाई जाती हैं। हाँ, तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर आप सोच के जल्दी से इसमें से बताइए, सही आंसर क्या होगा?
क्या दोनों सही हैं? दोबारा सुनिए, इसने कहा है कि बैलेंस शीट डज नॉट रिवेल द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। ओनरशिप बिजनेस की नहीं बताती है, रिवेल नहीं करती है। तुलना पत्र किसी व्यवसाय की मालिकियत को प्रकट नहीं करता है। तो ये तो प्रकट तो करता है, तो ये तो गलत कह रहा है पहला, इसका मतलब। और दूसरे में सही कह रहा है कि यहाँ पर जो परिसंपत्ति दिखाई जाती है वो मात्र परिशोधित लगते हैं। तो ये सही कह रहा है, सही कह रहा है, गलत, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम कम करके दिखाते हैं, तो ये रिफाइंड होती है। तो ए भी गलत, बी भी गलत। ऐसा कौन सा था जहां पर दोनों गलत है? तो ये था आपका ऑप्शन ए एंड आर करेक्ट, और ए करेक्ट बट आर रॉन्ग, ए रॉन्ग बट आर करेक्ट। दोनों का ऑप्शन नहीं है इसमें, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये दोनों ही गलत होने चाहिए थे। सही आंसर क्या होगा इसका? ये दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय की संपत्ति 21,315 है तथा दायित्व 4,020 है। स्वामी की पूंजी होगी। देखिए बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, लाइबिलिटी और एसेट साइड। लाइबिलिटी में दो चीजें होती हैं। देखिए अगर एसेट की बात करें तो एसेट कितनी दी हुई है यहाँ? 21,315। और आपकी लाइबिलिटी की बात करें तो इसमें जो लाइबिलिटी साइड में दो चीज होती है, एक होती है कैपिटल और दूसरी होती है आउटसाइड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो यहाँ दी हुई है कितनी? 4,120 दी हुई है। तो आपको कैपिटल बताना है तो आप क्या करेंगे? सिंपल 4,120 को, यानी कि इस टोटल में से इधर भी तो 21,315 ही होगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल बराबर होता है एसेट और लाइबिलिटी का। तो 21,315 में से आप माइनस कर देंगे किसको? आप माइनस कर देंगे दायित्व को, लाइबिलिटी को। तो क्या बचेगा आपके लिए? 9 2 11 और 12 1 1 और 11 7 4 11 1, 17,195। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी, 17,195। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म इज लीगल वैन। एक साझेदारी फर्म अवैध होती है। इलीगल, लीगल नहीं, इलीगल। एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब एनी ऑफ द पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री। यदि कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो, पहली बात, यदि उनमें से कोई साझेदार अपने देश का ना होकर किसी शत्रु देश का हो, और दूसरा वह असीमित समय के लिए स्थापित की गई हो, या तीसरा उसमें 7 साझेदार हो, या उसका निबंध साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हो। देखिए रजिस्टर्ड हुआ हो या नहीं हुआ हो, साझेदारी तब भी चलती है। साझेदार कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 हो सकते हैं। तो यहाँ तो 7 है, ये भी बात सही है। और ये कह रहे असीमित हमेशा के लिए बनाई हुई है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अगर कोई शत्रु देश का है साझेदार तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप को इलीगल या अवैध घोषित कर दिया जाता है। सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठी में प्रदर्शित की जाएगी उसके दायित्व के रूप में। मतलब अमाउंट ड्यू आउट गोइंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, और रिटायर होने के बाद जो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आता है, उस बैलेंस को बैलेंस शीट में अभी उसको पैसा दिया नहीं है, तो बैलेंस शीट में उसको हम कहाँ दिखाते हैं? क्या लाइबिलिटी में दिखाते हैं, एसेट में दिखाते हैं, कैपिटल में दिखाते हैं, या लोन के रूप में दिखाते हैं? तो उसको हम लोन के रूप में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में उसको लिखा जाएगा रिटायरमेंट पार्टनर्स लोन अकाउंट, इस नाम से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यय एवं स एक फर्म में 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वह फर्म से निवृत्त होता है, रिटायर हो जाता है, रिटायर हो जाता है बी। तो ए और स, जो ए और सी होंगे, वांट टू हैव द सेम प्रीवियस रेशो, वो अपना पहले वाला रेशो रखना चाहते हैं। तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको दिया है 5:3:2, तो अब जा कौन रहा है? बी जा रहा है, तो इसको हटा दो, बचा क्या? 5:2। तो आंसर क्या होगा? 5:2। बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं। राइट शेयर आर दो शेयर
विच आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर को दिए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, या डिवेंचर होल्डर को दिए जाते हैं, या एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, या क्रिएटर ऑफ द कंपनी को दिए जाते हैं। तो सही आंसर होगा इसका एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर। राइट शेयर वही होते हैं जो एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर जो वर्तमान में आपके शेयर होल्डर है उन्हीं को आप और शेयर देंगे, तो राइट शेयर उन्हीं को इशू किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यदि अंशों का निर्गमन किया जाता है तो निर्गमन पर देय कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? द रेट ऑफ कमीशन पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर। जो आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप जो कमीशन देते हैं, किसको देते हैं आप? जो लोग आपके शेयर को इशू कराने का गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 2, 3, 4, 5, तो वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? अ कंपनी विशेस टू पे डिविडेंड ऑन शेयर, फॉर दिस पर्पज इट शुड बी यूज द फॉलोइंग। वो किसको यूज कर सकती है? क्या प्रीमियम को यूज कर सकती है, या प्रॉफिट बाय री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, या जो आपने प्रॉफिट हुआ है फॉरफिटेड शेयर को री इशू करने में वहां से लाभांश दे सकती है, या जनरल रिजर्व से दे सकती है, सभी से दे सकती है। तो सही आंसर होगा किसका उपयोग करना चाहिए? तो ये जनरल रिजर्व का उपयोग करना चाहिए। देखिए, ये देख लेना, कभी कभी ये भी दे देता किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है करना चाहिए जनरल रिजर्व का। प्रीमियम का या फॉरफिट पर जो पैसा आया है उनमें से क्या नहीं कर सकते? डिविडेंड नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे प्रॉफिट ऑन रीइशू ग्रीन शेयर इज ट्रांसफर टू। हरित अंशों पर पुनः निर्गमन करने पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सही आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। जब हम शेयर को पुनः निर्गमित करते हैं, मतलब फोरफिट कर लिए, क्या कर लिए हमने? फोरफिटेड कर लिए हैं शेयर, छीन लिए हैं। क्यों? क्योंकि जितना पैसा मांगा था उतना किसी ने उन पर नहीं दिया, हमने उससे शेयर वापस छीन लिए, उनको बोलते हैं फोरफिट शेयर। और अगर उनको री इशू करते हैं तो ये जो पैसा था ये अगर हमारे पास बच जाता है फोरफिटेड शेयर में, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो आज का 20 और लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहे हैं वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर एक साझेदार की पूंजी 20,000 रुपए थी। मतलब बात हो रही है क्लोजिंग कैपिटल की। इसकी बात हो रही है यहाँ, क्लोजिंग कैपिटल की बात हो रही है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 20,000 रुपए दिए हुए हैं। कह रहे हैं उसका लाभ जो था, जो प्रॉफिट मिला उसको, लाभ का जो उसका हिस्सा था वो था 10,000। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं उसने वर्ष के दौरान आहरित किए, मतलब ड्राइंग जो था उसका, वो ड्राइंग कितना था? ड्राइंग था 5,000 रुपए। पूछा क्या है? उसकी आरंभिक पूंजी कितनी थी? तो आरंभिक पूंजी के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कम कर देते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिट इजिकल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और आपका माइनस माइनस होता है आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इससे क्या आ जाता है? आपका प्रॉफिट आ जाता है। और प्लस ड्राइंग, अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग भी। ठीक है, ये ड्राइंग भी ऐड करना है। तो देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पर? प्रॉफिट उसका 10,000 दिया हुआ है, और इसमें से क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 20,000 दी हुई है, और माइनस ओपनिंग कैपिटल पूछी हुई है, और ड्राइंग उसका दिया हुआ है 5,000। ठीक है, ड्राइंग 5,000 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे?
देखिए ये ओपनिंग कैपिटल इधर प्लस की हो जाएगी, इधर माइनस की है, और इधर ये जो 20,000 थे इसमें 10,000 माइनस हो जाएंगे तो 10 बचेंगे, और 5 प्लस हो जाएंगे तो 15। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी आपकी? 15,000 आ जाएगी। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी यहाँ आपकी? 15,000 आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल 15,000 होगी। ठीक है, ये 5,000 है, इस पर ध्यान रखना। 15,000 आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, नए वीडियो में मिलेंगे, और जल्दी ही आपकी एग्जाम भी हो जाएगा, और जल्दी ही आपको मिलते हैं आंसर की के साथ आपकी। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।